ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम वासुदेव कृष्ण नमः। लीलाधर को नमः। ओम राधे कृष्ण की नमः। हे वासुदेव कृष्ण, हे लीलाधर, हे मुरलीधर, हे चक्रधर, हे जगत के लीला के लीलाधर, जगत रचयिता के परमधर, अर्जुन को मोह पाश से लक्ष्य के तरफ एकाग्रचित करने वाले पार्थ, आपके लीला को सादर नमन है। आपके सम्मान में शस्त्रांग दंडवत है और आप में ही समाहित हो जाने का अंततः मन है। कृपया मेरी भक्ति, मेरी शक्ति और मेरे सादर प्रणाम को स्वीकार करें। मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जितने लोग भी देख रहे हैं उनके मित्रों, हितों, शुभचिंतकों और अपनों पर अपना सर्वाधिक कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं हो। भगवान कृष्ण लीलाधर वासुदेव नंदन की कृपा आप और आपके सभी लोगों को बना रहे। ओंकार भाई को सादर प्रणाम। मित्रों, मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आज एक छोटा सा शायर बोलूँगा। राहत इंदौरी का देहांत हुआ है। उन्होंने एक शायर, आज उनके कई शेर आज चल रहे थे। एक शेर मेरा मतलब था, वो सुशांत सिंह पर फिट बैठता। मैं पूर्वांचल का हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस पर वो शेर कह दूँ। सुशांत पर किसी दिन और कार्यक्रम करेंगे। मैं सुशांत पर अभी बहुत सारी स्टोरी इकट्ठा कर रहा हूँ, कुछ कहने लायक हो। बाकी समाचार वाले इतना कह रहे हैं कि उसमें हमें कहने लायक नहीं है। मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि जो समाचार में ना आवे, जैसे रात इंदौरी कहते हैं ना कि जो न होगा वो अखबार में आ जाएगा, तो मैं वही कहता हूँ जो आपके सामने न हो उसी को लाना चाहता हूँ। पर राहत इंदौरी का एक शेर बड़ा बढ़िया सुशांत पर फिट बैठता है। राहत इंदौरी कहते हैं कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो दुनिया है वहाँ जाने का नहीं। इश्क कर ओ मेरे बेटे, इश्क कर आए मेरे बेटे, लेकिन हद से गुजर जाने का नहीं। मेरे ख्याल से राहत इंदौरी का ये शेर सुशांत सिंह राजपूत और बिल्कुल फिट बैठता है। सुशांत का हत्या हुआ, आत्महत्या हुआ। अब चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है तो हम जैसे कानून के विद्यार्थी को इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ना तो मैं पुलिस हूँ, ना ही मैं गृह मंत्री हूँ कि मेरे पास रिपोर्ट आता है, ना ही मैं ऐसे किसी ओहदे पर हूँ जहाँ जांच एजेंसियों को मैं निर्देशित कर सकूँ, डिटेक्ट कर सकूँ। तो मुझ जैसे आदमी को बेमतलब का बकवास करने की जरूरत नहीं है। बीइंग ए पूर्वांचली, उसके देहांत का मुझे दुख है, लेकिन ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है। इश्क करे मेरे बच्चे, लेकिन हद से गुजर जाने का नहीं। तू हद से गुजर गया। तेरे बाप को तेरे माशुका से निवेदन करना पड़ता है कि मेरी बात मेरे बेटे से करा दो। ऐसा बेटा, अब आगे नहीं कहूँगा, कई लोगों के इमोशन जुड़े हैं कि ईश्वर उसके आत्मा को शांति दे। कृष्ण जन्माष्टमी उसके परिवार पर भी सुख शांति और अमृत प्रदान करे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज बात राजस्थान की रण की। मैंने कल राजस्थान में कहा था कि महारानी के मेहरबानी से सचिन पायलट को कांग्रेस के ही रनवे पर अपने जहाज को सुरक्षित लैंडिंग कराना पड़ा। मैंने कल एक और बात कहा था कि अब उसकी जांच होगी। जो भी हार्स राइडिंग होती है या जो अननेचुरल लैंडिंग जहाज की होती है, उसको तुरंत जांच करने के बाद ही वापस उड़ने की परमिशन दी जाती है। ये एक परंपरा है। सचिन पायलट तो 1 महीने से कटी पतंग की तरह से बेचारे रडार से संपर्क करने की कोशिश करते थे। एटीएस वाला उनको निर्देश ही नहीं दे रहा था कि तेरे को किस रनवे पर उतरना है। कभी कोई कह रहा था कि बीजेपी अपनी सुरक्षित लैंडिंग दे रही है। पता चला कि उसकी एटीएस की कमांडर महारानी ने कहा कैसे, नो सिग्नल। तो वो बेचारे कटी पतंग की तरह से महिला दिन से भटक रहे थे। उनको कोई ठौर नहीं मिल रहा था कि वो अपने आप को, अपनी जहाज को वहाँ पर लैंड करा सकें। खैर, अंततः मजबूरी में या तो वो अपने प्लेन को क्रैश करा देते या फिर लैंड कराते। तो मजबूरी में उनको अपने कांग्रेस के उसी रनवे पर लैंड कराना पड़ा जहाँ से वो अपनी जहाज उड़ा करके किसी और ठिकाने पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। अब बात है कि क्या उनकी जहाज सुरक्षित है?
क्या राजस्थान का रण समाप्त मान लिया जाए? मेरे ख्याल से ये शुरुआत हुआ है, समाप्त नहीं। आज दिन भर के बयानों को देखिए। सचिन पायलट की मीडिया है, उसके पास उनके डाटा में रिकॉर्ड है जब उनके मुख्यमंत्री ने कहा था कि निकम्मा है, नकारा है, नालायक है। सचिन पायलट ने कहा कि क्यों नहीं, मैं आदमी हूँ, दुख नहीं लगेगा मुझे, किसी को भी नालायक नकारा कहोगे। मेरे घोर विरोधी लोगों ने भी मुझको नालायक नकारा नहीं कहा और मेरे अपनों ने ऐसा कहा है। अब ये क्यों हुआ और इसका राजनीतिक मतलब क्या है? क्या इसका राजस्थान के राजनीति पर इम्पैक्ट पड़ेगा और बाकी लोगों के प्रति क्या निर्देश है, क्या इशारा है? आज इसी बात पर आपका आशीर्वाद चाहूँगा, आपसे चर्चा करूँगा, पुनः आप सबको एक बार साथ पढ़ो। फौरी तौर पर तो लग रहा है कि 14 तारीख को 15 अगस्त के एक दिन पूर्व राजस्थान के गहलोत की सरकार बच गई, ऐसा लग रहा है। और 6 महीना तक कानूनी रूप से उनके विरुद्ध कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आ ही नहीं सकता। तो 6 महीना तक तो अशोक गहलोत बिल्कुल है। मैंने एक दिन अपने पहले वाले फेसबुक के लाइव में कहा था, जब ये शुरू एपिसोड हुआ था, कि अशोक गहलोत चाहते हैं, जिस वक्त तो राज्यपाल के साथ विवाद वाली बात पर मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने कहा था कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि किसी तरह से कॉन्फिडेंस मोशन में पास कर लो और 6 महीने तक के लिए मैं निश्चिंत हो जाऊँ। ये 6 महीने में तो अशोक गहलोत जैसा निपुण आदमी, जिसके पास अनुभव है, पद है, पैसा है और राजनीतिक परेशानी है, इन सबसे मिल करके वो तो भाजपा वाले को खरीद लेगा। इतनी लालच दे करके, पद प्रतिष्ठा दे करके, नाम सम्मान मान दे करके, तो वो तो सचिन पायलट तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। मैं अपने उस बात से डिफर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब सिनेरियो बदल गया। अब बिल्कुल ऐसे हो गया है। क्यों हो गया ये आपको बता रहा हूँ। मैंने तो कहा था कि सचिन पायलट बाहर होते और ये कॉन्फिडेंस मोशन पास कर लेते, तो अब उनके पास खुला था। अब सामने जो भी मिलता उसको वो तीर मार सकते थे। अब उनको पता नहीं चला कि किस सीने पर तीर मार रहा है, सीना कौन सा मेरा है, कौन सा दूसरे का है। क्योंकि इस एपिसोड में जितना उन्होंने बयानबाजी या यूँ कहे कि बकवासबाजी किया है, अमिताभ बच्चन का एक गाना है, आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, हर समय रस्तियाँ पीछा करती हैं। मतलब जो आदमी कहता करता है ना, उसको हर समय पीछा करती रहती है। वो सही आवाज़ तो ब्रह्मांड में तैर रहा है। आप मुँह से अब ये मैं बोल दिया ना, ये वापस नहीं हो सकते, ये आप ब्रह्मांड में तैर रहा है। ये वीडियो यूट्यूब पर परमानेंट रहेगा। मेरे बाल बच्चे औलाद भी देखेंगे कि मेरे दादा परदादा जी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या कहा था। ये मरने वाली बात नहीं है, शब्द मरता नहीं है, शब्द अमर है। जो लिख गया वो अमर है, जो बोल गया रिकॉर्ड हो गया वो अमर है। तो गहलोत साहब बहुत बोले, गहलोत के पक्ष वालों ने बोला, कांग्रेस के कई लोगों ने बोला, जो सचिन पायलट के ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए किसी दूसरे से पैरवी कराते फिरते थे कि यार जरा देखना पायलट साहब, थोड़ा मेरे को 5 मिनट के भी टाइम दे दें। उन्होंने भी मुंह फाड़ करके बोला कि जी पायलट को निकाल दिया, लात मार दिया, फलाना किया, ये किया, वो किया। सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटा है और राजनीतिक मुगली घुटी की जगह राजनीतिक घुटी पिया है उन्होंने। 5-6 साल तक जमीन में राजस्थान के अध्यक्ष के रूप में संघर्ष करके राजनीतिक काट छाट दाव पेच भी समझ गए हैं। और केंद्र में और राज्य में कुछ दिन तक ही सही, 5 साल केंद्र में और 1.5 साल कुछ दिन सही राज्य में उनको राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव भी हो गया। तो अब वो इतने अनभिज्ञ के खिलाड़ी नहीं रहे जितना लोग बता रहे हैं। सचिन पायलट ने जो जहर पिया है वो उसका एकमात्र वजह महारानी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अकेला भाजपा की महारानी ने उनको सुरक्षित लैंडिंग का स्पेस नहीं दिया। सचिन पायलट को मजबूरी में आ गई। स्थिति जानिए, सचिन पायलट के पास 1 महीना के बाद भी 19 से ऊपर विधायक नहीं हो रहे थे, बल्कि विधायकों की संख्या कम होती जा रही थी। जो उनका सबसे वफादार विधायक वो परसों जाकर के गहलोत जी से मिल गया, जिसके ऊपर केस सीएबी ने डाला हुआ है। जो मेन विक्टिम है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क बनाने का, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने न पाया, जिस पर कोर्ट में केस चल रहा है, जिसके राजस्थान की पुलिस बार बार मानेसर में उसकी बयान लेने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए या उसे मिलने के लिए आती थी, वो मिलता नहीं था। वही आदमी गहलोत जी के शरण में चला गया। सचिन पायलट के लिए अब ऑप्शन था नहीं, क्योंकि एक सचिन जाते तो डिप्टेशन केस में वैसे ही बाहर हो जाते। सचिन पायलट के पास जरूर ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं था, उनकी मजबूरी थी या तो उनके साथ वाले लोग अपने सदस्यता से हाथ धोते। और सचिन पायलट तो खैर पायलट थे, उन तो अपने जहाज को कहीं ना कहीं किनारा लगा लेते, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो बड़ा मरण स्थिति हो जाती। दूसरा अशोक गहलोत को भी चाह करके भी गहलोत 1 महीना में सचिन पायलट को विधायकों को फोड़ नहीं पाए थे।
ऊपर से बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों का मामला कोर्ट में चला गया। वो किस करोड़ बैठेगा वो कोर्ट विल डिसाइड। अब वो इधर जाएगा उधर जाएगा। अगर कोर्ट का आदित्य कि नहीं है बहुजन समाज पार्टी का बिल ठीक नहीं है, ये अलग है, तब तो गहलोत तुरंत 1 मिनट में अर्श से फर्श पे आ जाते। और अशोक गहलोत अगर फर्श पे आ जाते फिर भारतीय जनता पार्टी वहाँ बैठी थी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ तो एकदम ताक लगा बैठी थी, विपक्ष कौन है करना, तो उसका मामला भी था। लेकिन सब सोच करके अशोक गहलोत को भी झुकना पड़ा। सोनिया गांधी का ये विचार था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद अगर सचिन पायलट भी चले जाते हैं, इधर आरपीएन सिंह बयान दे ही रहे हैं, इधर पंडित जी बयान दे ही रहे हैं, मतलब जितने भी युवा लोग हैं उधर मिलिंद देवड़ा बोल ही रहा है, जितने युवा है वो एकदम मुखर होकर के, कांग्रेस में यही कल्चर नहीं है कि आदमी एकदम मुखर होकर के अध्यक्ष का विरोध करे, उसके निर्णय का विरोध करे, ऐसा कांग्रेस में है नहीं। ये नई परंपरा की शुरुआत हो रही थी। सोनिया जी हर हाल में हर कीमत पर बाय हुक बाय क्रुक बाय एनी कॉस्ट सचिन पायलट को चाहती थी कि वो पार्टी से ना जाए। अब इसका श्रेय कौन ले, बड़ा मुश्किल बात था। देखिए राजनीति में परसेप्शन ही बड़ी चीज है, दिखाना ही बड़ा चीज होता है। राजनीति में मोदी जी यही ना दिखाए कि मैं बड़ा राष्ट्रभक्त आदमी हूँ, कांग्रेस बड़ी विरोधी आदमी है। कांग्रेस ने भी कोई भारत के पूरे भूभाग का सौदा पाकिस्तान चीन से नहीं किया था, ना ही वो ताजमहल और आगरा का किला बेचा था, लेकिन वो परसेप्शन बता रहा था कि है। तो परसेप्शन पे नहीं मोदी जी है। मोदी कहाँ हमारे मुंह में ये बच्चा बाबू देख रहे हैं, बच्चा बाबू घर के राशन भेजा मोदी जी ने, कोई नहीं भेजता। ये परसेप्शन है कि मोदी जी हमारे लिए बढ़िया तो लोग मोदी के साथ हैं, जोगी जी बढ़िया तो जोगी के साथ है, नीतीश बढ़िया, तो परसेप्शन था। अगर ये परसेप्शन बनता जाता कि ये बात होती तो बड़ा बुरा था। अब सोनिया गांधी को परसेप्शन बिल्ड करने के लिए हुआ क्या कि राहुल गांधी के घर मीटिंग हुई। सचिन पायलट की मीटिंग सोनिया गांधी के घर भी हो सकता था, सचिन के खुद के घर भी हो सकता था। कांग्रेस का मुख्यालय में 4 बिल्डिंगें एक लाइन से है, 24 नंबर, 26 नंबर, 28 नंबर, ये और 10 जनपद एक लाइन से पूरी कोठी कांग्रेस की है। वो अकबर रोड पर पूरा कांग्रेस ही कांग्रेस। तो उसमें ना हो करके राहुल गांधी के 12 तुगलक रोड वाले में मीटिंग हुई सोनिया गांधी की उपस्थिति में। सोनिया गांधी ने खुद फोन किया, ये यही प्रियंका गांधी की उपस्थिति में। प्रियंका गांधी, ये यही प्रियंका गांधी है जिन्होंने टीवी पर कहा था कि मेरे फोन को उठा नहीं रहे, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। ये यही राहुल गांधी थे, यही वेणुगोपाल थे, यही अहमद पटेल थे, जी लोग सार्वजनिक मंच पकड़ के मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ, सचिन पायलट से बात नहीं हो पा रही है। सचिन या तो बातें करना नहीं चाहते या मुझसे संपर्क करना नहीं चाहते, ये लोग बोल चुके हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ 1 महीना में कि एकाएक आ गया। राजनीति तो ये हुआ कि सचिन पायलट भी संख्या बल बढ़ा नहीं पाए और गहलोत का खेमा था कि संख्या बल टूटने का खतरा था। दोनों तरफ से स्थिति बिगड़ रही थी, तो दोनों थोड़ा थोड़ा 2-2 कदम आगे चले। कांग्रेस के लिए बड़ा भय रहा कि भाई उसका एक और जो एकमात्र रह गया है राजस्थान की सरकार, वो टूट जाती तो फिर कांग्रेस का कहीं सरकार नहीं हो जाता, पूरा भारत के भूभाग में बिना सरकार की कांग्रेस हो जाती। इसलिए इसकी मजबूरी और जरूरी भी थी कि भाजपा का कोई वहां पर दाल ना गले, कांग्रेस राजस्थान में सरकार में बनी रहे एनी कॉस्ट, चाहे उसके लिए अशोक गहलोत की बलि क्यों नहीं पड़े, ये आगे बताऊंगा। अब वस्तुस्थिति सचिन पायलट को मनाया गया, उनको बताया गया कि देखो भाजपा में तुम्हारा वेलकम नहीं है, क्योंकि गहलोत और महारानी की साठगांठ है, वहाँ महारानी जाने नहीं देगी। सचिन को भी लगा कि भाई 1 महीने का प्रयास में महारानी रोड अड़ा रही है, रनवे पर पत्थर फेंकने का काम महारानी ने कहा कि जहाज लैंड ना कर जाए। ये उन्होंने देखा भी। अभी तो मैंने कल के वीडियो में बोला था कि जब गुजरात भाजपा विधायकों को भेजने का प्लान बना, भाई सोमनाथ के दर्शन करना चाहेंगे, तो महारानी गुट के विधायकों ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं, हमको जब तक महारानी का निर्देश आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। वो जाने से मना कर दिया। भाजपा नेतृत्व का भी रिलेशन था और कांग्रेस नेतृत्व का भी रिलेशन था। सचिन पायलट को आईना था, भाई देख ले तेरी ऐसा किए है। इन सब मजबूरियों में सचिन भी झुके और गहलोत भी झुके। लेकिन अब स्थिति बुरी किसकी और भली किसकी है, इस पर चर्चा हो। मेरा विषय ये नहीं कि राजस्थान का रण खत्म हुआ या शुरू हुआ। मेरा विचार है कि शुरू हुआ। इस पूरे एपिसोड में सबसे बुरी स्थिति अशोक गहलोत की है। देखिए सचिन पायलट आज भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जो मैंने मामले को इश्यू बनाया है वो सॉल्व होने चाहिए। प्रियंका जी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो सचिन पायलट के इश्यूज को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। उनका जो इशू लेकर के आए थे वो अशोक गहलोत होने देंगे नहीं, और होने नहीं देंगे तो सचिन पायलट का मामला आगे बढ़ेगा। अब जब सचिन पायलट वापस कांग्रेस में आ गए हैं तो राजस्थान में नहीं जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में तो उनको रुतबा नहीं मिलेगी।
केंद्र में रहेंगे तो केंद्र के उनके पास काम नहीं है। अब दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली में अशोक रोड भी है, अकबर रोड के बगल में ही है, और सचिन पायलट के घर से राहुल गांधी के घर के आने के बीच में 3 बड़ी बड़ी घर और घर है जहां पर थोड़ी बहुत मुंडी इधर भी घुमा सकते हैं सचिन पायलट। कौन कौन देख रहा है कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो ये भी गुंजाइश बना है अगर वो दिल्ली में आ गए तो दिल्ली में तो और ज़्यादा संपर्क बनाया जा सकता है। सचिन पायलट आराम से भाजपा नेतृत्व को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि देखिए आपके वहाँ लल्लू लोग बैठे हुए हैं। सीधा सचिन पायलट ये बोलेगा, क्योंकि अंदर की बात यही होती है। सार्वजनिक मंच में बड़ी शालीनता सचिन भी दिखा रहे हैं कि देखिए अगर मैं भी उनके बात का बयान दे देता, जवाब दे देता, तो वो अपने युवाओं को क्या आदर्श पेश करता। टू रॉन्ग इज नॉट राइट, 2 गलत चीज़ सही नहीं होती है, अंग्रेजी का कहावत है। तो मैं इसीलिए नहीं किया, मैं आदर्श पेश किया। लेकिन जब कैमरा और माइक बंद होने पर जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कई बार कैमरा में बात लीक हो जाता है, वो मैं भी नहीं बोलूँगा क्योंकि बड़ी गंदी गंदी गालियाँ होती है, अपना मंच में खराब करना नहीं चाहता। तो वो कहेंगे कि देखो तुम्हारे लल्लू लोग हैं, और भी 4-5 कहेंगे, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लल्लू तब चलेगा। इतना बढ़िया मौका था, तब भी आपके इतने छत्रप लोग एक सरकार को हिला नहीं पाए, तो कब हिला पाएंगे। तो गहलोत के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी है। 6 महीने की उनकी सरकार बन गई। अशोक गहलोत के लिए मुश्किल कहाँ से शुरू हो रहा है वो देखिए। सरकार बन गई, 14 तारीख को कॉन्फिडेंस मोशन जीत जाएंगे, बिल्कुल है, क्योंकि तकनीक भी है और संख्या बल भी है, जीत गए। अब जिन लोगों ने वफादारी दिखाया है और ज़्यादा बोलबाल किया हुआ है, उनको मंत्री पद चाहिए, कमेटी में मेंबर चाहिए, कुछ ना कुछ चेयरमैन उन्होंने चाहिए। उनको तो लगा कि भाई 19-20 लोग बाहर हो गए हैं तो 19-20 लोगों वाली सीट तो खाली होगी ना भाई। तो जब ये 19-20 लोगों की सीट खाली हो गई तो हमें मिलेगी। अब पता चला कि नहीं 19-20 लोग तो वापस आ गए, तो वो अपने सीट पर आएंगे। और अगर अपने सीट पर नहीं आएंगे तो ना तो उनके गहलोत चाचा लगता है, ना सचिन भतीजा लगता है, वो फिर अपना रास्ता नाप लेंगे, वो रिजाइन कर देंगे। तो कम से कम आपकी सरकार गिर जाएगी, वो विधायक जीतेंगे ना जीतेंगे। मध्य प्रदेश की तरफ से रिजाइन कर देंगे और रिजाइन करके भाजपा से कहेंगे कि हमको टिकट देकर के जितवा दो। भाजपा बैठी हुई इसी ताक के लिए मध्य प्रदेश कहानी दोहरा देगा। तो अब मुश्किल होगा उनको वो सीट देना। दूसरा का अगर सीट नहीं देते हैं तो वो जो सचिन पायलट के पक्ष में खड़े नहीं थे, विपक्ष में थे, वो तुरंत सचिन पायलट के पक्ष में आ जाएंगे, क्योंकि उनका दीन ईमान थोड़े, वो तो मंत्री बनने के लिए आए हुए हैं। उनका कोई ना तो अशोक गहलोत से नाता है, ना उनका नाता, उनका तो नाता है कि अगर अब तुम नहीं करोगे तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये जो स्थिति है वो अशोक गहलोत के लिए बुरी हो, क्योंकि मुखिया होने के नाते नियंत्रण करने का काम उन्हीं का है, कंट्रोलिंग उन्हीं को करनी है। और कंट्रोल करने में क्या वो अपनी सरकार बचा पाएंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत के लिए मुश्किल शुरू होगी। एक विकल्प मैं देख रहा हूँ, ऐसा राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में कुछ भी संभव है। शायद अभी जो भारतीय राजनीति में हो रहा है उसमें अब महारानी का खेल एकदम एक्सपोज हो गया है। भाजपा नेतृत्व भी अब जान चुके हैं कि महारानी ने सीधा अशोक गहलोत का सरकार बचाया है। तो भारतीय जनता पार्टी में महारानी की स्थिति खराब होती जा रही है और होती जाएगी। मैंने कल कहा था कि केशुभाई पटेल और शंकर सिंह बघेला को जब मोदी ने नहीं छोड़ा तो तुम क्या हो, तुम्हारे तो कोई पूछे नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो। ये लोग तुमसे बहुत ज़्यादा राजनीतिक हैसियत रखते थे, केशुभाई पटेल और शंकर सिंह बघेला, उनके सामने तुम कुछ हो ही नहीं। उनको जब धूल चटवा दिया, अडवाणी जैसा आदमी जिसके कोई सोच ही नहीं सकता था कि अटल अडवाणी जोशी के बाद भी किसी पर चर्चा किया जाए, किसी पर बात किया जाए, उस आदमी के साथ लोग फोटो खिंचवाना नहीं चाहते। तो तुम तो कुछ नहीं हो, मारे नहीं, तेरा क्या होगा कालिया, ये स्थिति आएगी। तो कहीं ऐसा एक विकल्प कहीं ऐसा ना उभरे कि उधर से गहलोत खेमा और इधर से महारानी खेमा मिल करके राजस्थान की सरकार चला ले, क्योंकि महारानी चाहेंगी कि मैं अपनी होल्ड को कायम रखूं। और मुझे नहीं लग रहा है कि मोदी जी जैसा आदमी महारानी को अगली कार्यकाल देने के पक्ष में है, तब जबकि इतनी बढ़िया स्थिति में महारानी ने वहां मौका खोने के लिए मजबूर कर दिया भाजपा को। इस स्थिति में मोदी उन पर विश्वास करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। रहा बात मोदी का महारानी का कोई पक्ष, तो महारानी हमेशा से ताव और तमस में रही है। वो आज भी मानते हैं कि राजकाज चल रहा है और मैं महारानी हूँ, महारानी का आज्ञा का तामील हो, जिस तरह से हम फिल्मों में देखते हैं उसी तरह का वातावरण होगा। लेकिन राजनीति में तो कोई राजा महारानी है नहीं, यहाँ तो जनता मालिक है। आप लोगों ने देखा होगा राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे और महारानी सत्ता से हाथ धोई थी,
राजनाथ सिंह का इच्छा था कि आप रिजाइन कर दीजिए जिम्मेदारी लेते हुए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं रिजाइन करूँगा, और चाह के पूरा टसल हुआ, लेकिन टस से मस नहीं हुई। राजनाथ सिंह चाह करके महारानी को हटा नहीं सके। मोदी को ये भी बताना है कि मैं राजनाथ नहीं हूँ, मोदी को ये बताना है कि मैं राजनाथ नहीं हूँ, तो महारानी की स्थिति बद से बदतर होती जाएगी, ऐसा मेरा आशंका है। अब महारानी चाहेंगी कि दिल्ली में कोई सुरक्षित स्थानीय उपराष्ट्रपति, कोई कमेटी का चेयरमैन कुछ ऐसा चीजें ले ले, या राष्ट्रीय भाजपा में उपाध्यक्ष वगैरह कुछ ले करके अब परमानेंट बैठे, जो उम्रवती है राम राम करे और बेटे के भविष्य के विषय में सोचे। महारानी की राजनीतिक सोच, महत्वाकांक्षा यही कहेगी और राजनीतिक चाल भी यही कहेगा। लेकिन जितना मैं मोदी को जानता हूँ, मोदी ये सब माइलेज देने वाले हैं नहीं। महारानी के लिए रास्ता कठिन होता जा रहा है। उधर अशोक गहलोत के लिए इसलिए कठिन होता जा रहा है कि सचिन पायलट को जब प्रियंका गांधी ने बुलाया है फोन करके, तब प्रियंका गांधी अपनी जग हसाई नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आज सचिन पायलट 15 दिन बाद फिर विदक करके चले गए। तो इसमें होगा क्या कि प्रियंका गांधी के राजनीतिक नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, सर मुड़ाते ओले पड़े जैसा। लोग कहेंगे बताइए, अपने ही एक छत्रप को बुलाए 5 दिन बाद चला गया, तो ये यूपी में क्या करेंगे, फलाना में क्या करेंगे। क्योंकि प्रियंका गांधी का असली लड़ाई उत्तर प्रदेश है, इसीलिए वो लखनऊ में अपने आशियाना बना रही है। लखनऊ में जो मिसेस कौल का घर था, जो जवाहरलाल नेहरू जी का ससुराल है, वो बहुत बड़ा बंगला है। खैर पंडित जी के पास तो बंगला ही बंगला है, तो वो लखनऊ में अपना ठिकाना बना रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजनीति को साधना काम है। उनको पता है कि अगर कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है तो उत्तर प्रदेश अपने हाथ में होनी चाहिए। तो वो यूपी में अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट छिटक जाए, और सचिन पायलट ना छिटके तो ये स्थिति किसके ऊपर होगी, अशोक गहलोत के ऊपर होगी। अब अशोक गहलोत की चपलता, चतुराई और गंभीरता तो सचिन पायलट के एपिसोड में पता चल गया, क्योंकि उतना सीनियर आदमी इस तरह की हल्की शब्दों का इस्तेमाल किया, बेहुदा है, नालायक है, नकारा है, निकम्मा है, इस तरह के शब्द आदमी तब कहता है जब वो फुली फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। मेरी माँ कहती थी कि जब कोई गाली दे रहा है ना, तो समझो कि वो कमजोर है। अगर शक्तिशाली होता तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता। अगर तुमको गाली दे रहा मतलब वो कमजोर है, कुछ कर नहीं पड़ा, इसलिए खीस उतारने के लिए गाली दे करके अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहा है। अगर वो मजबूत होता तो मैं जबड़ा तोड़ देगा। तो ये अशोक गहलोत का वो फ्रस्ट्रेशन जग जाहिर हो गया जब वो माइक पर उन्होंने हल्की शब्दों का इस्तेमाल किया। मतलब सचिन उनके नियंत्रण के बाहर थे, है, आगे रहेंगे, क्योंकि सचिन पायलट के पास लंबा उम्र है, अभी अनुभव आएगा, उम्र भी है, और गहलोत के पास नहीं है। गहलोत के पास अभी नहीं तो कभी नहीं हो सकती। अगर गहलोत मिड टर्म में मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं, या हटा दिए जाते हैं, या गिरा दिए जाते हैं, तो फिर गहलोत उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब उनके पास ना तो उम्र है ना अनुभव है। बेटा उनका चुनाव हार चुका है। राजनीति में बेटे को लॉन्च करने का प्रयास किए थे कमलनाथ की तरफ से, लेकिन कर नहीं पाए। कमलनाथ इस मामले में राजनीतिक रूप से बेशक उनकी सरकार चली गई हो, लेकिन राजनीतिक माइलेज वो ज़्यादा ले ली, वो जरूर वहाँ पर उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पर वो भाजपा से साठगांठ करके अपनी सरकार बचाए राजस्थान में। वो भाजपा से अगर साठगांठ करके बचा लिए होते तो नहीं होते, लेकिन उन्होंने भाजपा से साठगांठ करके इतना किया कि अपने बेटे को मार्केट में लॉन्च कर दिया। जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव ने मोदी से साठगांठ करके अपने बेटों को लॉन्च कर दिया। अब वहाँ पर बिहार में मोदी जी की कृपा से लालू के दोनों पुत्र स्थापित हो गए। अब वहाँ पर नीतीश वर्सेस तेजस्वी हो रहा है। अब लालू जी की चर्चा धीरे धीरे लालू ने अपना समाप्त करवा दिया। अब बस वो नाम के लिए, जिस तरह से गांधी जी का फोटो लगता है, जवाहरलाल जी का फोटो लगता है, इंदिरा जी का फोटो लगता है, उसी तरह से लालू जी का फोटो लगेगा। लेकिन वो लॉन्च हो गए कृपा से, तो वो किए, लेकिन ये गहलोत नहीं कर पाए। तो मुझे लग रहा है कि राजनीतिक रण की शुरुआत है, और कुछ ऐसा राजस्थान में निकट समय में देखने को मिलेगा जिसकी परिकल्पना कोई नहीं करा था। मैं आज ही आपको बता देता हूं, ताकि जब ऐसा आगे आए तो आप ये कह सकें कि हाँ, राकेश परमार जैसा एक बहुत ही कम समझ वाला आदमी ने एक समझदारी की बात कही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि महारानी भाजपा से प्रताड़ित होकर के अलग हो जाए और गहलोत कांग्रेस से, और दोनों मिल करके एक नया राजनीतिक विकल्प दें। शायद ऐसा होगा। मेरी जो सोच समझ है वो यही कर रही है, क्योंकि महारानी कितना दिन तक नेफ्ट में रह करके समर्थन देती रहेंगी, उनको अपनी भी राजनीतिक वजूद भी तो देखना है। और मुझे नहीं लग रहा है कि जो स्थिति बन गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी महारानी के साथ राजस्थान में जाएगी।
मुझे मेरी जो आकलन है कि दो स्थिति होगी, या तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कोई केंद्र से बढ़िया आदमी को भेजे, या किसी और दलों के किसी आदमी को बुलावे, या कहीं और से किसी को लेकर के नेतृत्व दे। लेकिन अगर मान लो भाजपा में ये बात नहीं जमता है कि भाई आप बाहर से बुला के किसी को सीधे मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, तो कम से कम कोई और आदमी के जिम्मे दिया जाएगा जो अभी नेफ्ट में है, दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य है, लेकिन है बड़ा कलाकार आदमी, है बड़ा शक्तिशाली आदमी। मुझे लग रहा है कि भाजपा उसी के साथ जाएगी। राजस्थान की जातीय वोट भी उसके साथ है, युवाओं का जोश भी उसके साथ है, पढ़ा लिखा होशियार भी है, और आजकल सौर समाज का जितना छीछा लेकर हो रहा है उसको भी काउंटर करने का मुद्दा वो आदमी रखता है। मुझे लग रहा है कि राजस्थान फिर किसी राजपूत के हाथ में जाएगा और किसी राजपूत के साथ ले जाएगा। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं राजपूत हूँ, मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान फिर वही महाराणा प्रताप के शौर्य के तरफ जाएगा माँ भवानी की कृपा से। मुझे लग रहा है कि वो युवा राजपूत अपना जौहर दिखाएगा, अपना कला दिखाएगा और राजस्थान को आगे ले जाएगा। ये जो रण है ये समाप्त नहीं है, ये शुरुआत है। आप आश्चर्य में मत पड़िएगा अगर महारानी और गहलोत मिल करके कोई राजनीति को खिलाए। तब तक जब तक ये नहीं हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राकेश कुमार पुनः आपको एक बार सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण।